ओके स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आज आगे की बात करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंटिंग वेक्टर इस चीज को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी, यानी कि यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी इंटेंसिटी सप्लाई कर रही है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है इसकी इन द डायरेक्शन ऑफ EM wave propagation। EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होती है पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन। और ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, यानी कि यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी, यानी इंटेंसिटी किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नीट्यूड वाइज पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज निकल के आएगी माय डियर, वो एस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। साथ ही साथ यहाँ पे किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम इस एक्सप्रेशन से देते हैं। किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो हम इस इंस्टेंट, किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे वो इस एक्सप्रेशन से देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेज में होते हैं, बोथ आर इन सेम फेज। ये मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इट इज बी नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसको हम अदर एक्सप्रेशन में भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशो के बराबर होती है इसके। और किसी सर्टेन इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और मैग्नेटिक फील्ड B है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर की जो वैल्यू है उसको आप केवल E की टर्म्स में या केवल B की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम वैल्यू को भी केवल B नोट की टर्म्स में और केवल E नोट की टर्म्स में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन। तो पॉइंटिंग वेक्टर बताता है किसी यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी यानी इंटेंसिटी की वैल्यू एट सर्टेन इंस्टेंट पे, और इस किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है तो वो इतनी हो सकती है। दूसरी चीज होती है एवरेज इंटेंसिटी। तो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ EM वेव EM वेव की एवरेज इंटेंसिटी। तो EM वेव की जो एवरेज इंटेंसिटी दी जाती है वो इस प्रकार से दी जाती है कि एक साइकिल में जो एवरेज इंटेंसिटी होगी वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एन एवरेज वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की भी एवरेज वैल्यू बाय म्यू नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एट एन एवरेज जो वैल्यू ली जाती है वो इनकी RMS वैल्यू होती है, क्योंकि जो एवरेज वैल्यू अगर आप वैसे लोगे तो ये तो जीरो आएगी। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू ली जाती है वो इनकी RMS वैल्यू ही ली जाती है, एंड दिस इज E नॉट बाय रूट टू एंड इट इज B नॉट बाय रूट टू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो आपके पास इंटेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, एवरेज इंटेंसिटी, वो आपके पास E नॉट इंटू B नॉट बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। तो एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एवरेज इंटेंसिटी जो है वो
पॉइंटिंग वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होएगी उसका जस्ट हाफ होएगी। ये एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाती है पॉइंटिंग वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू का जस्ट हाफ। सेकेंडली, ये जो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया है, ये पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे, यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में आने वाली एनर्जी यानी किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पे इंटेंसिटी को बताता है। कभी ये मैक्सिमम इतनी हो सकती है और कभी ये 0 भी हो सकती है। लेकिन एट एन एवरेज हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर आने वाली एवरेज इंटेंसिटी की जो वैल्यू लेंगे वो ये वाली लेंगे, पॉइंटिंग वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका जस्ट हाफ। और एट एन एवरेज ये माना जा सकता है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आ रही हो तो वहां पे यूनिट एरिया पे, यूनिट टाइम में इतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिसीव हो रही है एट एन एवरेज। ये एवरेज इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट आप जाहिर तौर पे लिख ही सकते हैं, ये यूनिट हो जाएगी यहाँ पे जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे भी इसकी यूनिट जो होगी वो पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट के बराबर ही हो जाएगी, एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू। तो ये दो चीजें आज हमने देखी, एक तो पॉइंटिंग वेक्टर और एक एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम होता है वो इस प्रकार दिया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पे आ रही है उसकी कितनी एनर्जी उस सरफेस पे पहुंची, तो आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये जो रेशियो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन प्रेशर, ईएम वेव का जो रेडिएशन प्रेशर दिया जाता है वो वैसे ही दिया जाता है जैसे कि अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने स्टडी किया था। मींस अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रही हैं और यहां पे आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी आई है, आई इज द इंटेंसिटी, इसको अपन जूल पर मीटर स्क्वायर पर एरिया लिख सकते हैं या वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग है, इट इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो रेडिएशन प्रेशर लगेगा उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज आई अपॉन सी होती है। यहाँ पे पी जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यही आपके पास सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो और ये लाइट रेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे आ रही हो, इनकी इंटेंसिटी आई हो, तो इस सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वही रहती है जो लाइट की स्पीड रहती है। अच्छा, एक चीज और, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट ना करें, यहाँ पे तो भी इनका सरफेस पे जो इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली हो रहा है, अगर वो ऑब्लिक इंसिडेंस हो यानी कि सरफेस के साथ, ये जैसे नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे जब ये आ रही हो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई इंटेंसिटी की इस सरफेस के नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना के आ रही हो, आई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है सरफेस के नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना के, तो उस टाइम जो रेडिएशन प्रेशर होएगा, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे हो जाएगा आई बाई सी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सरफेस के नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है। और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन प्रेशर लगेगा इट इज 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाई सी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा।
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अभी जो जानकारी दी, इससे रिलेटेड हम कुछ सवालों की अभी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए किस तरह के सवाल यहाँ पे इस थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड ये सवाल है। इसमें पूछा गया है कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है किसी इंस्टेंट पे। तो इसका जो आंसर होएगा, वी कैन राइट द आंसर, इट इज ऑप्शन ए। ये ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पॉइंटिंग वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो हमने अभी स्टडी करके बताया था, पॉइंटिंग वेक्टर को इस तरह से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि E इंटू बी बाय म्यू नॉट होता है। तो आप यहाँ पे B की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं E बाय सी से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर जो होती है, वो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर ओवर वन साइकिल। तो एवरेज जो लेते हैं अपन ने, जो कि एवरेज वैल्यू भी कहा था एवरेज इंटेंसिटी में, उसमें अपन पॉइंटिंग वेक्टर के एक्सप्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू ले रहे थे, E नॉट बाय √2 और V नॉट बाय √2। तो उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास इंटेंसिटी जो थी किसी एक सर्टेन स्टैंड पे, उसकी जो एवरेज वैल्यू आई थी E और B की आरएमएस वैल्यू रखने पर, वो अपने पास पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू जो है वो एवरेज इंटेंसिटी के बराबर आ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी होएगी उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर आ जाती है, इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू के बराबर आ जाती है। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, और ये किस एक्सप्रेशन से दी जाती है, तो ये इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। हमने ड्राइव भी किया था, इस एक्सप्रेशन से हम इसको दे सकते हैं। एवरेज इंटेंसिटी ऑफ EM वेव इज द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। ये आपको थ्योरी में बताया ही था, सही स्टेटमेंट है। और इनमें रिलेशन क्या होता है, वो ये वाला रिलेशन होता है इनके बीच में, एक्सप्रेस भी किया था अपन ने थ्योरी में। मोमेंटम की जहाँ तक बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी अपॉन स्पीड के रेशो के बराबर होता है। अगर परफेक्टली इंसिडेंट ऑन ए सरफेस और उसमें सरफेस परफेक्टली जो है एब्जॉर्बिंग है, तो यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर लगेगा, रेडिएशन प्रेशर, वो ये वाला लगेगा। और अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये लग जाएगा रेडिएशन प्रेशर। नेक्स्ट है डायरेक्शन जो होती है पॉइंटिंग वेक्टर की, वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन में होती है। ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक चीज़ों पे आधारित थे वो आपके साथ डिस्कस किए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच।